Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 8th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Design for Fabric and Apparel. देखो इस सेशन के लिए मैंने आज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। इससे पहले आप सोचोगे कि चैप्टर 8 से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले के चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कई बार चैनल पे पढ़ाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस सेशन के लिए मैं उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ाऊँगी। 1 से लेकर 7 तक के जितने चैप्टर हैं मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तो 8th चैप्टर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ऐसे तो आपके सिलेबस का ये 8th चैप्टर है, बट सेकेंड बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो इसमें सबसे पहले बताया गया कि इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखोगे, कि ये चैप्टर जब आप पूरा पढ़ चुके होगे तो आप क्या क्या चीज़ें जान पाओगे। तो सबसे पहले तो आप कंसेप्ट सीख चुके होगे कि डिज़ाइन के क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं। फिर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिल के डिज़ाइन बनता है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। जो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आप जानोगे और फिर फैब्रिक और अपैरल बनाने के लिए उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है ये भी इस चैप्टर में आप सीखोगे। डिस्कस हाउ अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर अ करियर इन दिस फील्ड। फिर लास्ट में हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे इस फील्ड में, डिज़ाइनिंग के फील्ड में, फैब्रिक और अपैरल वाली जो फील्ड है इसमें आप कैसे अपना करियर बना सकते हो और कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि डिज़ाइनिंग होती क्या है, ठीक है। देखो डिज़ाइन के कई सारे मीनिंग है और बहुत बार हम डिज़ाइन को फैशन की सेंस में, जब हम ड्रेस की बात करते हैं तो ड्रेस के ऊपर जो भी एसेसरीज लगी होती हैं उनको हम डिज़ाइन बोल देते हैं। इसके अलावा हम कलर स्कीम को या फिर जो प्रिंट हुआ है कपड़े पे उसको भी डिज़ाइन बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि डिज़ाइन सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। देखो डिज़ाइन का मतलब सुंदर लगाना तो है ही कपड़े को, इसके साथ साथ डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो कपड़े की यूटिलिटी को बढ़ाए, कपड़ा यूज़फुल हो डिज़ाइन बनने के बाद और ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस डिज़ाइन की वजह से कपड़े की यूटिलिटी में कोई कमी आए, ठीक। यही बात यहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि एक अच्छा डिज़ाइन वही होता है जिसकी यूटिलिटी अच्छी होती है। और डिज़ाइनर जब भी डिज़ाइन क्रिएट करता है तो वो उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी यूटिलिटी का ध्यान रख के डिज़ाइन क्रिएट करता है, ठीक है। और यही बात यहाँ पे कही गई है कि जब भी कोई मटेरियल कस्टमर खरीदता है, कंज्यूमर खरीदता है, तो वो चाहता है कि एक एक्सपेक्टेड प्राइस पे, एक्सपेक्टेड कलर में और जिस सर्विस के हिसाब से वो चाहता है उस हिसाब से उसको वो प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो हम इन तीनों बात का ध्यान रखते हैं कि प्राइस भी हमारे हिसाब से होना चाहिए, कलर भी हमारे हिसाब से होना चाहिए और जो उसकी सर्विस है वो भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तो एक डिज़ाइनर ये सारी बातें ध्यान में रख के ही कपड़ा, फैब्रिक क्रिएट करता है या अपैरल क्रिएट करता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले डिज़ाइन एनालिसिस की बात हुई है कि ये क्या होता है। तो देखो डिज़ाइन क्या है, ये एक अरेंजमेंट है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग। हमारा जो प्लान था क्रिएट करने का, हमने उस हिसाब से जो क्रिएशन की है उसी को हम डिज़ाइन बोलते हैं। It goes one step further than the functional part of planning and produces a result which gives aesthetic satisfaction। तो देखो फंक्शनल पार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी फैब्रिक हम बना रहे हैं वो फंक्शनल तो होना चाहिए, यूज़फुल तो होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कदम आगे बढ़ के बात की जाती है कि वो साथ साथ में सुंदर भी होना चाहिए, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो इसकी वजह से दो यहाँ पे एस्पेक्ट बताए गए हैं डिज़ाइन के। एक तो होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है अप्लाइड। अब जब हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है फैब्रिक के। इसमें कोई भी ऑर्नामेंटेशन नहीं हुई होती ऊपर से, कोई भी डिज़ाइन कढ़ाई ऊपर से नहीं की जाती है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होगा कि फाइबर लिया, फाइबर से धागा बना, फिर धागा के को हमने क्या किया, विविंग नीटिंग करके फैब्रिक बना लिया, लास्ट में हमने इसमें बेसिक कलर ऐड कर दिए, ठीक है। तो जो बेसिक कट है, बेसिक सिलुएट है गारमेंट का, उसी को हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन बोलते हैं। अप्लाइड डिज़ाइन क्या होता है, ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर की जाती है। देखो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बेसिक डिज़ाइन है, ये होना तो मस्ट है, लेकिन अप्लाइड डिज़ाइन करने के लिए हमको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के आप बेसिक डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। ऑन फैब्रिक फिनिशेस, डाइंग एंड प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड फैंसी नीडल वर्क कैन चेंज द अपीयरेंस। तो देखो जब हम कपड़े को सुंदर लगाने के लिए, उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए डिज़ाइन करते हैं ना, तो उसको हम अप्लाइड डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं कपड़े पे अलग से डाइंग प्रिंटिंग कर सकते हैं, कुछ निडल वर्क कर सकते हैं जिससे कपड़ा और ज़्यादा सुंदर लगे, उसकी वैल्यू और ज़्यादा इन्हांस हो, ठीक है। फैब्रिक डिज़ाइन एंड ड्रेस डिज़ाइन जो है ये सब एक आर्ट
है, उसी तरह से जिस तरह से आर्किटेक्चर एक आर्ट है, स्कल्पचर एक आर्ट है, पेंटिंग एक आर्ट है, और इसमें भी जो आर्ट का ग्रामर यूज़ होता है ना, वही आर्ट का सेम ग्रामर, सेम रूल यहाँ पे फैब्रिक डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो मेन फैक्टर की बात करेंगे डिज़ाइन के, कि डिज़ाइन के कौन से दो फैक्टर हैं। तो दो फैक्टर हैं, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो डिज़ाइन बनाते समय हमको इन दो बातों का ध्यान रखना है कि डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या हैं और डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। डिज़ाइन के एलिमेंट्स वो होते हैं जिनसे मिल के कोई डिज़ाइन बनता है। ठीक है, तत्व, जिन तत्वों से मिल के कोई डिज़ाइन बनता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है? ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, इनको यूज़ करने का तरीका, कैसे इनको अच्छे से यूज़ किया जाए ताकि आप अपना एक्सपेक्टेड डिज़ाइन बना पाओ, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। तो इन एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं वो हैं हमारे प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की बात करेंगे। तो ये क्या है? ये टूल्स हैं, डिज़ाइन करने के लिए ये टूल्स की तरह काम करते हैं। इन्हीं को ध्यान में रख के इन्हीं से बेसिकली डिज़ाइन होती है। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? कलर, देखो बिना कलर के आप डिज़ाइन कर नहीं पाओगे। टेक्सचर, लाइन, शेप, फॉर्म, लाइन और शेप को यूज़ करके ही तो कोई डिज़ाइन बनाते हो। तो ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है डिज़ाइन के, कि इनसे मिलके ही डिज़ाइन बनता है। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डिज़ाइन के? हार्मनी, बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन, एम्फोसिस। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइन के। ठीक, कि ये देखो इसमें यही बताया गया कि हार्मनी होनी चाहिए। ये जो सारे एलिमेंट है ना, इनमें आपस में हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ अलग से लगे। बैलेंस्ड वे में इनको यूज़ करना है, किसी भी चीज़ को ओवर नहीं यूज़ करना, जैसे कलर को बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, एक बैलेंस्ड वे में यूज़ करना है। लाइन और शेप्स भी हम यूज़ कर रहे हैं तो बैलेंस वे में यूज़ करेंगे। आपस में इनमें रिदम होना चाहिए, एक दूसरे से मैच करते हुए होने चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जोर देना है, किस पॉइंट पे जोर देना है, वहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कलर की। अब इसी कलर में आप कलर व्हील को भी पढ़ोगे। तो कलर क्या है? हम जितना भी सब कुछ देख पाते हैं, सारी चीज़ें हम कलर के थ्रू ही देखते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए सबसे पहला जो वर्ड यूज़ करते हैं वो उसका कलर ही होता है। कोई भी कपड़ा जब हमको दूर से मार्केट में दिखता है तो हमको सबसे पहले उसका कलर ही दिखता है। डिज़ाइन, टेक्सचर, ये तो हमको पास में जाके दिखेगा ना, सबसे पहले हमको कलर दिखता है। It is one of the most important aspect of all textile material, be it for apparel, household, commercial और institutional use। तो चाहे आपका जो टेक्सटाइल मटेरियल है वो आप पहनने के लिए यूज़ कर रहे हो, घर में किसी काम के लिए यूज़ कर रहे हो, या कमर्शियल वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो, या किसी इंस्टीट्यूट में यूज़ कर रहे हो, कोई भी जैसे पर्दे होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, कोई भी चीज़ हो, हम सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कलर का ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कलर ही देखते हैं। हमारी प्रीफरेंस सबसे पहले कलर ही होती है। कलर जो है वो सीज़न को रिफ्लेक्ट करता है, इवेंट को, लोगों की आत्मा कैसी है, लोगों का जज्बा क्या है, लोगों की पसंद नापसंद, इसको भी रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअल में लोग कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, तो इसको भी रिफ्लेक्ट करता है कलर। द चॉइस इज अफेक्टेड बाय कल्चर, ट्रेडिशन, क्लाइमेट, सीजन, ओकेजन और प्योरली पर्सनल रीजन। तो देखो कलर चूज़ करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कल्चर के हिसाब से हमारे कलर का चॉइस बदलता रहता है, ट्रेडिशन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे शादियों में अलग कलर हम पहन के जाते हैं, किसी की डेथ हो गई तो कलर चेंज हो जाता है। तो मतलब अलग अलग सीजन के हिसाब से, अलग अलग ओकेजन के हिसाब से, और कई बार पर्सनल रीजंस के भी हिसाब से हमारी कलर की चॉइस बदलती रहती है। किसी को कोई कलर पसंद है तो वो वही कलर पहनेगा, चाहे कोई भी सीज़न हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या है? कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फैशन का। तो डिज़ाइनर जो हैं वो कलर को बहुत ही केयरफुली चूज़ करते हैं डिज़ाइन बनाने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि लोग सबसे पहले कलर ही देखेंगे। तो कलर थियरी यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि कलर थियरी क्या है जिसको यूज़ करके डिज़ाइनर कपड़ा क्रिएट करते हैं। कलर कैन बी डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है कलर? जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज़ के ऊपर टकराती है तो जो रिफ्लेक्ट होता है वही कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, इट इज़ द विजुअल सेंसेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ विजिबल लाइट रेज दैट स्ट्राइक द रेटिना एंड स्टिमुलेट सेल्स इन द नर्व्स ऑफ द आइज। तो जब ये लाइट हमारे रेटिना से टकरा के हमारे नर्व्स की जो सेल हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं तो हमको वो कलर दिखाई देता है। द नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, मतलब वही नर्व से ब्रेन में मैसेज आता है और वही हमें फिर कलर दिखता है। द कलर दैट इज ऑब्जर्व बाय द ब्रेन इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर वेवलेंथ और कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट सोर्स। तो जो कलर दिखेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है कि वेवलेंथ किस कलर की कैसी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें कलर दिखाई देता है। टू सी ऑन एनी मटेरियल लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी सीन बाय द आई। तो अगर कोई भी चीज़ हमको दिखनी है तो लाइट होनी चाहिए। बिना लाइट के हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। देखते हो ना, लाइट बंद होते ही अंधेरा हो जाता है, कुछ भी हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं है तो लाइट की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेंगी और हमारी आंखों को दिखेंगी कैसे? व्हेन ऑल लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स वाइट। देखो जब सारी रेज जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब कोई भी रे को कपड़ा या कोई ऑब्जेक्ट
ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, सारा कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो कलर कैसा दिखता है, वो चीज़ कैसी दिखती है, वाइट दिखती है। लेकिन अगर सारे ही रेस को ऑब्जर्व कर लेता है, कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, कोई भी रेस का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, तब हमको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो जब सारी लाइट की जो रेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो गई तो वाइट कलर दिखेगा, जब सारी लाइट की रेस, कोई भी रेस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई तो हमें ब्लैक कलर दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कलर है कि कलर को कैसे हम समझ सकते हैं। तो स्टडी ऑफ कलर इज डिपेंड ऑन लाइट, लाइट के बेसिस पे ही हम कलर देख पाते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो सनलाइट जो है उसमें ही सारे जो लाइट वेव्स होती हैं जिनकी वजह से हमको कलर दिखते हैं दिन में सूरज की रोशनी में। कौन कौन से कलर हैं जो हमें इंद्रधनुष में दिखते हैं, वो है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनको मिला के हम विबग्योर कहते हैं। तो सनलाइट रेज आर दस कंपोज्ड ऑफ दीज 7 विजिबल कलर्स अलॉन्ग विथ अल्ट्रा वॉयलेट एंड इंफ्रारेड रेज। तो देखो ये 7 कलर के अलावा सन की किरणों में अल्ट्रा वॉयलेट भी होता है और इंफ्रारेड रेज भी होती हैं, ये दोनों रेज भी होती हैं और ये 7 कलर भी होते हैं जिसकी वजह से ही हमें कोई ऑब्जेक्ट का कलर दिखता है। अब देखो जो लाइट रेज जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, उनको हम रिसीडिंग या रेस्टफुल कलर कहते हैं। जो शॉर्ट छोटी वेवलेंथ वाले रेज होती हैं उनको हम रिसीडिंग या रेस्टफुल कलर बोलते हैं। जैसे ग्रीन हो गया, ब्लू ग्रीन, ब्लू पर्पल, तो इनको हम क्या कहेंगे, रिसीडिंग कलर बोलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कलर्स हैं जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती हैं, वो कलर हैं रेड, ऑरेंज, येलो। इनको हम एडवांसिंग या स्टिमुलेटिंग कलर्स बोलते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ वालों को रिसीडिंग या रेस्टफुल कलर्स बोलेंगे और लॉन्ग वेवलेंथ वालों को एडवांसिंग या स्टिमुलेटिंग बोलेंगे। बिकॉज लाइट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, कलर इज सीन इन डिफरेंट वैल्यूज एंड इंटेंसिटीज। तो जब भी वेवलेंथ डिफरेंट होती है तो कलर का गाढ़ापन और हल्कापन भी इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर हमको डार्क दिख रहा है, कौन सा कलर हमको लाइट दिख रहा है। ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कैसी है उस कलर की, उस रे की। इसके बाद यहाँ पे कलर के 3 एस्पेक्ट्स की बात की गई है। वो 3 एस्पेक्ट्स हैं ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को क्रोमा भी बोलते हैं। इन तीनों के बारे में आप पढ़ोगे। देखो ह्यू क्या है, कलर को ही हम ह्यू बोलते हैं। ठीक है, कलर का नाम ही क्या है, ह्यू है। स्पेक्ट्रम स्पेसिफाइज द 7 कलर एज विबग्योर। तो जो 7 कलर हैं वही ह्यू है हमारे। टू अंडरस्टैंड कलर फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, रेफरेंस इज मेड टू द मुनसल्स कलर व्हील। तो मुनसन की कलर व्हील में ही हम कलर को देख सकते हैं और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे कौन सा कलर हमको यूज़ करना है फैब्रिक में। तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो ये मुंसल की कलर व्हील है इसमें कई तरह के कलर्स को बताया गया है, जिसमें एक है प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, जिनको बिना किसी कलर को मिलाए हुए बनाया जाता है। वो है रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये ओरिजिनल कलर हैं, इनमें किसी भी कलर को मिलाया नहीं जाता। इसके बाद है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, जब 2 प्राइमरी कलर्स को मिला के कोई कलर बनता है तो उसको हम सेकेंडरी कलर बोलते हैं, जैसे ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। ठीक, इसके बाद टर्शरी या इंटरमीडिएट्स कलर हैं। ये क्या होते हैं, इनमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिला के टर्शरी कलर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रेड ऑरेंज को मिला दिया, रेड क्या है, प्राइमरी कलर है, ऑरेंज सेकेंडरी कलर है। येलो ऑरेंज को मिला दिया, येलो प्राइमरी कलर है, ऑरेंज सेकेंडरी कलर है। येलो ग्रीन को मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाते हो जिससे हमारा टर्शरी कलर बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल में आपको बताया गया है, ये देखो। अब ये जो सर्कुलर उसमें दिख रहे हैं शेप में, ये प्राइमरी कलर्स हैं, रेड है, ब्लू है एंड येलो है। इसके अलावा जो हमारे पास स्क्वायर शेप में है ये सेकेंडरी कलर हैं। ये 2 प्राइमरी को मिला के बना है, जैसे येलो और ब्लू को मिला दिया तो हमारा ग्रीन बन गया, रेड और ब्लू को मिला दिया तो वॉयलेट बन गया, रेड और येलो को मिला दिया तो ऑरेंज बन गया। ठीक है, इसके बाद टर्शरी कलर कैसे बनते हैं, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी को जब मिलाया तब हमारा क्या बना, ये टर्शरी कलर बना। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इनके अलावा न्यूट्रल कलर के भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे वाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, मेटालिक्स। इन कलर को हम न्यूट्रल कलर बोलते हैं और इन न्यूट्रल कलर का जो ग्रुप होता है उसको अक्रोमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अक्रोमैटिक का मीनिंग क्या होता है, कलर्स विदाउट कलर, मतलब ऐसे कलर जिनका कोई कलर नहीं है उनको हम एक्रोमैटिक्स बोलते हैं, जैसे वाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर एंड मेटालिक्स। द कॉमन कलर व्हील जो है ये यहाँ पे बताई गई है, जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब हम ह्यू हमने पढ़ लिया, कलर पढ़ लिया। अब हम 3 एस्पेक्ट्स थे ना, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। तो हम ह्यू हम पढ़ चुके हैं, वैल्यू की बात करेंगे। तो वैल्यू क्या होती है, लाइटनेस एंड डार्कनेस जो कलर का होता है, जो ह्यू का लाइटनेस और डार्कनेस है उसी को हम वैल्यू बोलते हैं। और इसको हम टिंट एंड शेड से भी बता सकते हैं। टिंट मतलब लाइटर कलर, शेड मतलब डार्कर कलर। जब कोई ह्यू, जब कोई बेसिक कलर हल्का हो जाता है तो उसको हम टिंट बोलते हैं, जब हम उससे गाढ़े कलर में जाते हैं तो उसको शेड बोलते हैं। ठीक है, तो लाइटनेस एंड डार्कनेस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कलर की वैल्यू क्या है।
अब ये जो वैल्यू है ना, इसको हम ग्रे स्केल से नापते हैं। इसमें टोटल 11 वैल्यू होती हैं, 0 से 10 तक के इसके ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 तक कितने टोटल वैल्यू हो जाएंगे, 11 वैल्यू हो जाएंगे। तो इसी से हम वैल्यू को जज करते हैं, ठीक है। तो जो वाइट है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, मतलब 10 नंबर पे हमारा वाइट रहेगा। जो ब्लैक है उसकी सबसे कम वैल्यू होती है, मतलब 0 नंबर पे कौन रहेगा, ब्लैक रहेगा। इट शोज 0 फॉर ब्लैक एंड 10 फॉर वाइट। और जो 5 है वो एकदम बीच में होता है, जो ह्यू को दिखाता है, या जिसको हम ग्रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो मेन कलर है वो 5 पे रहता है। उससे जब आप लाइटर में जाने लगोगे तो 5 के बाद जाओगे 6, 7, 8, ठीक है। और अगर आप डार्कर में जाने लगोगे तो 5 से नीचे आओगे, 4, 3, 2, 1। तो जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे कलर क्या होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 5 से 6 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, वैसे वैसे कलर लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई। आगे आपको कलर, ये जो ग्रे है, ये स्केल है ग्रे स्केल, ये भी बताइए। देखो 5 पे क्या है, नॉर्मल ह्यू है, नॉर्मल कलर है हमारा। जैसे जैसे हम इधर 4, 3, 2 जाते गए, हमारा कलर क्या हो गया, डार्क होता गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, शेड बोलेंगे। लाइट कलर्स को क्या बोलते हैं, टिंट्स बोलते हैं, ठीक है। आपने नॉर्मल उसमें यूज़ में सुना होगा, हम हर कलर को कहते थे ना, कलर की डिफरेंट शेड्स हैं। शेड हर को नहीं कहा जाएगा। जब कलर से, मेन कलर से कोई डार्क शेड हो तभी हम उसको शेड बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई लाइट चीज़ हो, मतलब मेन कलर से जब हम लाइटर उस पर जाते हैं तब हम उनको टिंट्स बोलते हैं, शेड नहीं बोलते हैं, ठीक है। यही चीज़ देखो यहाँ पे बताई गई है। 5 पे यहाँ पे मेन कलर है, जैसे जैसे यहाँ पे देखो 0 पे ब्लैक, और एकदम वाइट जो है वो कहाँ पे है, ये 10 पे है, जो आपको दिख भी नहीं रहा है क्योंकि पेज के कलर से ये मिक्स हो गया है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद यहाँ पे कलर व्हील के थ्रू बताया गया है कि कैसे, देखो ये जो मेन कलर्स हैं, जो तुम्हारे रेड थे, येलो था और ये ब्लू था, इसको देखो बताया गया कैसे ये डार्क वैल्यू में जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, जैसे ऊपर वाले पे 5 है, फिर नीचे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है वैसे वैसे देखो डार्क होता जा रहा है ना, डार्क होता जा रहा है। और इधर देखो, इधर क्या है, लाइटर होता जा रहा है। जैसे जैसे 5 से 6, 7, 8 पे जाएगा वैसे वैसे लाइटर हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। तो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं कलर व्हील के, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, हमारा शेड लाइट होता जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। हमने ह्यू पढ़ लिया, हमने वैल्यू भी पढ़ ली। अब हम बात करेंगे क्रोमा या इंटेंसिटी की। तो देखो क्रोमा क्या होता है, जैसे वैल्यू क्या होता है, लाइटनेस या डार्कनेस होती है, ठीक है। डार्क वैल्यू को हम शेड बोलते हैं, लाइट वैल्यू को हम टिंट बोलते हैं, है ना, ये क्लियर हो गया। क्रोमा क्या होता है, क्रोमा ब्राइटनेस होती है, प्योरिटी होती है कलर की। तो ब्राइटनेस और डलनेस हम क्रोमा से दिखाते हैं या इंटेंसिटी से दिखाते हैं। इंटेंसिटी समझ रहे हो कि कितना गाढ़ा कलर है, कितना इंटेंस कलर है, तो उसको हम इंटेंसिटी से देखते हैं। इसमें ब्राइटनेस और डलनेस आता है। यहाँ पे देखो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बच्चे वैल्यू को क्रोमा से, क्रोमा को वैल्यू से कन्फ्यूज कर देते हैं। तो क्रोमा में ब्राइटनेस और डलनेस आती है, वैल्यू में डार्कनेस और लाइटनेस आती है, ठीक है। देखो जब मेन कलर में कोई दूसरा कलर मिला दोगे तो कलर क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा कि नहीं, ओरिजिनल कलर डल हो जाएगा। तो क्रोमा को इसी से देखा जाता है कि कोई कलर की ब्राइटनेस और डलनेस कितनी है। वहीं जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें ब्लैक और वाइट कलर को मिलाया जाता है, दूसरे कलर को कलर में नहीं मिलाया जाता। जब हम ब्लैक कलर मिलाते हैं तो शेड्स बनती हैं, जब हम वाइट कलर मिलाते हैं तो टिंट्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी कलर में दूसरा कलर मिला देते हैं तो वो कलर की ब्राइटनेस और डलनेस पर असर पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम क्रोमा से नापते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर है रिकॉग्नाइजिंग कलर। कलर को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो देखो नॉर्मल आईसाइट जो है वो एबल है कलर को पहचानने में कि कलर की इंटेंसिटी क्या है, कलर की वैल्यू क्या है, ठीक है। हम बहुत सारे कलर को पहचान सकते हैं देख के, ठीक है। और हम आसपास बहुत सारे कलर देखते भी हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। देखो ये हैं कलर की शेड्स, जो नॉर्मली आपने देखा होगा, कपड़े खरीदने जाते होगे तो आपने ये शेड्स देखी होगी, दुकानदार आपको दिखाते हैं, ठीक है। खास करके जब आप पैंट्स खरीदने जाते हो, कोई सॉलिड पैंट्स खरीदने गए तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये कलर व्हील, ये पूरा कलर का चार्ट दिखाया जाता है जिसमें आपको पहचानना होता है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये येलो कलर के ही डिफरेंट शेड्स हैं और टिंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कलर इन फैब्रिक पढ़ेंगे कि फैब्रिक में कलर को कैसे यूज़ किया जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।